अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे लेक्चर हुए थे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के एंड में एक मैंने इक्वेशन एक वो लिखी थी, कुछ लिख के मैंने उसको अंडर कर दिया था। तो क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होती है? तो मैंने लिखा था के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वो याद है ना? तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने एंड में क्या लिखा था? के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमारे पास जो होता ना के सी, इसको क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी कुछ खुसूसियात होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है? के सी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम। जब किसी इक्वेशन में, जब किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होगा, उस वक्त हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? के सी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था? रिएक्शन स्टार्ट होता है तो पहले रिएक्टेंट होते हैं, जैसे ए प्लस बी, इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ये पहले आगे जाते हैं, आगे को हम कहते हैं फॉरवर्ड। क्या कहते हैं? ठीक है, आगे जाते हैं, इनसे बनते हैं प्रोडक्ट, सीओडी बन गया। अब कुछ टाइम के बाद ये फिर रिवर्स आने लग जाते हैं, ये होता है रिवर्स। तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, कुछ टाइम के बाद ये ऐसी पोजीशन पे आ जाती है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बराबर हो जाना। मतलब क्या? जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही रिवर्स आ रहा है। तो जब रिएक्शन कहां पहुंच जाता है? इक्विलिब्रियम पर, उस वक्त ये केसी वर्क करता है, उससे पहले वर्क नहीं करता। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो कैसी होता है? वो किनको रिप्रेजेंट करता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये क्या होती है कंसंट्रेशन? आपने देखा होगा जब मैंने इसकी इक्वेशन लिखी थी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो मैंने इस समय कुछ ब्रैकेट बनाए थे, जैसे यहाँ बने हैं। जो ब्रैकेट है, इनको कहा जाता है कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या लिखा था? के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो केसी जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? रिएक्टेंट और इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इनके ऊपर इसने लगाई होती है कंसंट्रेशन। ये जो हमने ये बनाई थी ना ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3, अच्छा देखो, रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। अगर मैं इसका टेम्परेचर चेंज करूंगा तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा। रिएक्शन चेंज हो जाएगा तो जो ये केस ये भी चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? केस ही वेराइज। वेराइज का मतलब होता है चेंज हो जाना। केस ही चेंज हो जाता है कब? जब टेम्परेचर चेंज किया जाए। केस ही वेराइज विद टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को चेंज करें तो केस ही भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या है? केस ही रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो केसी है ना, केसी, ये हमें ये भी बताता है कि रिएक्शन इस वक्त ज्यादा फॉरवर्ड जा रहे हैं या ज्यादा रिवर्स जा रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? अच्छा यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है केसी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है ना। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है आपस में? आमने सामने। आमने सामने वाले क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। देखो, ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन को। इक्विलिब्रियम की पोजीशन दो हो सकती है, या फॉरवर्ड या रिवर्स। अगर इसकी वैल्यू आए ज्यादा, अगर इसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा। यहाँ पे मैंने इसका माउथ ओपन किया हुआ है, जहां इसका माउथ ओपन होता है उसका मतलब क्या होता है? ये वाली वैल्यू क्या है? ज्यादा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो, इसकी वैल्यू ज्यादा, तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा। और ये क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस टाइम ज्यादा बनेंगे? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा? हाँ, रिएक्शन जब आगे जाएगा उस वक्त ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, या पीछे आएगा फिर ज्यादा बनेंगे? जब आगे जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? जब वैल्यू ऑफ केसी ज्यादा होगी तो मतलब क्या है? रिएक्शन कहां जा रहा है? फॉरवर्ड। पहला वाला पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब होता है जहां पर माउथ ओपन होता है वो उसकी वैल्यू बड़ी होती है,
अगर इस केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो रिएक्शन कहाँ जा रहा होगा, फॉरवर्ड। अगर इस केसी की वैल्यू 1 से स्मॉल होगी तो कहाँ जा रहा होगा, रिवर्स। तो ये वाली चीज समझ में आई। सबसे पहला पॉइंट क्या था, केसी वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ कब, इक्विलिब्रियम पर। इसके बाद क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को। पॉइंट नंबर 3 क्या है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। इसके बाद क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन को। अगर वैल्यू ऑफ केसी ज्यादा होगी तो फॉरवर्ड जा रहा होगा, कम होगी तो रिवर्स जा रहा होगा। अच्छा, इसके बाद क्या हमारे पास यूनिट ऑफ केसी। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो उसका आंसर के बाद हमने यूनिट लिखना होता है। तो यूनिट हम किस तरह पता करते हैं वो देखो, इक्वल मोल्स ऑन बोथ साइड हैज नो यूनिट। अच्छा, मोल्स क्या होते हैं देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे होते हैं, कहीं 4 लिखा होता है, कहीं 6 लिखा होता है, कहीं 2 लिखा होता है, कहीं 4 5, इस तरह कुछ नंबर लिखे होते हैं। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मोल्स। क्या कहते हैं, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल्स इक्वल होंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। पॉइंट क्या कह रहे हैं, इक्वल मोल ऑन बोथ साइड। अगर बोथ साइड में इक्वल मोल होंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ देखो ए और बी, एक और एक कितने हो गए, 2। एक और एक कितने हो गए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मोल्स बराबर है। इसके मुताबिक क्या होगा कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब मैं क्या लिखूंगा, इसकी इक्वेशन लिखी, केस इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास ये होती है ना एक कंसंट्रेशन, ये इक्वल होती है मोल पर डी एन क्यूब। ये मैंने लगाया हुआ माइनस, इस माइनस का मतलब होता है मोल ऊपर है और ये नीचे। लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ से प्लस से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये जो मैंने ये जो ब्रैकेट्स हैं किसके बराबर है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। देखो, एक ब्रैकेट इसकी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एक ब्रैकेट इसकी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एक ब्रैकेट इसकी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऊपर कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ऊपर कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, एक और एक 2, और नीचे कितने, इससे ये और आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नो यूनिट। क्या बनेगा, तो इन्होंने जो ऊपर पहली लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल मोल्स अगर होंगे ना दोनों साइड पे तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। यहाँ आपने देखा इक्वल मोल्स थे तो उसका कोई यूनिट नहीं हुआ। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या है, अनइक्वल मोल्स होंगे तो उनका यूनिट होगा। अब देखो 1 और 3 कितने हो गए, 4, और यहाँ कितने, 2। अनइक्वल है या इक्वल है, अनइक्वल है। अच्छा, इसकी हमने इक्वेशन लिखी, ये आ गया प्रोडक्ट। ये तो पता है ना कि ये कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और यहाँ क्या था 3, ये यहाँ ऊपर आ गया। ठीक है, अब आपको पता है एक जो ब्रैकेट है किसके बराबर है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऊपर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर लिख दे यहाँ पे। ये किसके बराबर है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके ऊपर कितने लिखे हुए, 3 क्यूब, तो मैंने यहाँ क्यूब लगा दिया। अच्छा, अब देखो ऊपर कितने, 2, और नीचे कितने, 4। एक ये रहा, 3 ये रहे, कितने हो गए, 4। ऊपर 2 है, यहाँ से ऊपर से हमने काट दिए 2, और 3 में से कट जाएंगे 2। अब यहाँ कितना बच गया, 3 में से 2 कट गए, 1 बच गया ना। ये देखो, ये स्क्वायर में था, इसकी वैल्यूज होती है वो किसके बराबर होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मैंने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखा, ऊपर क्या लिख दिया, स्क्वायर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ कुछ भी नहीं है, एक ही मर्तबा लिख दिया। ये कितनी मर्तबा है, 3 मर्तबा, तो यहाँ मैंने क्यूब लिख दिया। समझ में आ गया। अब देखो 1 और 3, नीचे कितने, 4, ऊपर कितने, 2। ऊपर वाले जो 2 हैं इससे नीचे के 2 कट गए, और अब नीचे यहाँ कितना बच गया, एक ही बच गया, और यहाँ कितना बच गया, एक ही बच गया। एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऊपर सब कुछ कट गया, ऊपर क्या बच गया, 1। एक और एक स्क्वायर में मैंने लिख दिया। अब ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, स्क्वायर नहीं है मतलब इस पे वैल्यू आएगी। अब मोल के ऊपर ही मैंने वैल्यू लगा दी और इसके ऊपर भी मैंने वैल्यू लगा दी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 वैसे का वैसा आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3, 3 2 6। अच्छा, अब देखो ये जो मोल है ये यहाँ नीचे, ऊपर क्या है 1, इस पर अभी
प्लस है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इस पे अभी क्या है, माइनस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बस इस तरह से इसके यूनिट बनते हैं। एक चीज माइंड में रखना, अगर इक्वल मोल्स होंगे तो कोई यूनिट नहीं होगा, अगर मोल्स अनइक्वल होंगे तो लाजमी यूनिट बनेगा इसका। तो ये थे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और यूनिट ऑफ केस।